नमस्कार। कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, जैसा कि अभी आपके क्षेत्र धानीखेड़ा में ये पहली बार है कि कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप सभी क्लासेज देने जा रही है। कुछ दिन पहले अभी कुछ दिन पहले यानी कि 15 जुलाई से आपके यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की क्लासेज चल रही, और ठीक इसी के क्रम में कल यानी कि मंडे से आपकी क्लासेज यूपी टीजीटी हिंदी की चलने वाली है। क्योंकि जैसे ही आप सभी की अभी 2022 की भर्ती थी, उस भर्ती में बहुत सारे हमारे भैया बहन हैं जो 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर से जिनका चयन नहीं हो पा रहा है। तो ठीक इसी क्रम में अब हम लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन यूपी टीजीटी की आधिकारिक जो सिलेबस है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्रिय साथी, आप जुड़े कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट से आज, और हम लोग सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं अपने सिलेबस की ओर। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हमारा जो एग्जाम हुआ करता है, यानी कि हमारा एग्जाम 125 क्वेश्चन का होता है। यानी कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो 125 क्वेश्चन का रहने वाला है। यानी कि हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा पाठ्यक्रम वो सभी कवर होता है 125 क्वेश्चन में। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं कि इस बार हमारी भर्ती प्रक्रिया यानी कि पिछली 2022 में बहुत सारे भैया बहन 125 में 116, 117 यानी एबव 117, 18, 20, 22 तक हमारे बच्चे नहीं हुए हैं, यानी हमारे साथी नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उस बार वैकेंसी हमारी बहुत सीमित थी, मगर इस बार आधिकारिक जो घोषणा हुई है लगभग 23,000 के प्लस, यानी कि आपकी जो वैकेंसियां आ रही हैं लगभग 23,000 के प्लस। यानी कि हमारी भर्तियां कितनी है? 23,000 के प्लस। ये हमारी टीजीटी और पीजीटी यानी कि ये विषय की तैयारियां सभी लोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग तैयारी करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट की, और बिल्कुल पाठ्यक्रम के हिसाब से, यानी कि बिल्कुल जैसा कि हमारा पाठ्यक्रम, क्योंकि बिना सिलेबस के हम कोई सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। सिलेबस वाइज आप पढ़िएगा और कंटेंट आपको बेहतर मिले, वही सफलता की कुंजी है। तो ठीक है, चलिए साथियों, अब हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस की ओर, डिस्कस करते हैं। और आपकी प्रतिदिन क्लासेज यानी कि प्रतिदिन आपकी क्लासेज टीजीटी हिंदी की चलने वाली हैं, जिनमें से आपको कंटेंट के साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर टॉपिक वाइज। सबसे बड़ी चीज है, आज के हमारे साथी बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। हमें बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी किताबें पढ़ने के बावजूद भी हमारे सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। क्यों ना हम एक कंटेंट सिलेबस के रिगार्डिंग पढ़ें, ताकि अपनी सफलता को हम करें स्वीकार और सुनिश्चित करें इस सफलता। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की ओर। हमारा जो भी हिंदी का पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम यानी कि हमारा जो ये पाठ्यक्रम है हिंदी का, वो हम लोग चलते हैं पूरा सिलेबस इसमें हम कवर करेंगे। जो भी हमारा पाठ्यक्रम है यानी कि जो भी हमारा सिलेबस है, ये हम करेंगे कवर इस पे। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे साथियों हम लोग चलते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास पे चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आपका जो पहला टॉपिक है आदिकाल, जिन्हें हम वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत सीमित है और हम लोगों को पूरा सिलेबस एक बार डिस्कस करना है। तो चलिए, आदिकाल में आपका नामकरण, काल विभाजन, कौन कौन सा प्यारे साथियों? नामकरण, काल विभाजन, यानी हमको नामकरण पढ़ना है और काल विभाजन। किस समय आदिकाल का मतलब
बहुत सारे हमारे कवि हैं, लेखक हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे मतलब कि उनका विभाजन कैसे हुआ है। तो हमारे विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम जैसे वीरगाथा काल, बीजोपन काल, आदिकाल, इस प्रकार इसके ऐसा नहीं समझना कि केवल इतने ही हैं वीरगाथा काल और बीजोपन काल। आदिकाल के अंदर जब आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो बहुत सारी अवधारणाएं आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो जैसे कि प्रमुख काव्य धाराएं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो काव्य और प्रमुख कवि और रचनाएं, यानी कि प्रमुख कवि और रचनाएं, ठीक है। प्रमुख कवि एवं रचनाएं जैसे कि हमारे चंद्र बरदाई हैं, चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो, जगनिक है ना, परमाल रासो, इसके बारे में बताया जाएगा। अच्छा, विद्यापति की ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ठीक, अमीर खुसरो। इस प्रकार हमारे बहुत सारे नाथ संप्रदाय के और साहित्य संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय के बहुत सारे कवियों की चर्चा की जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि आपको आदिकाल बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। उसके लिए हमारी 60 वीडियो जाएंगी। आप 60 वीडियोज में बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आप पूरी रचनाएं याद कर सकेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आदिकाल वीरगाथा काल हो गया, नेक्स्ट में चलते हैं भक्ति काल। नेक्स्ट में चलते हैं भक्ति काल के, कहाँ पे चलते हैं प्यारे साथियों, भक्ति काल में चलते हैं। तो भक्ति काल का मतलब भक्ति काल यानी पूर्व मध्यकाल। अब हम लोग भक्ति काल में आ गए हैं। भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल, साहित्य का स्वर्ण युग काल, जिसको हम लोग कहते हैं स्वर्ण युग काल, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं भक्ति काल के बारे में देखते हैं। भक्ति काल में क्या है, तो भक्ति काल यानी इसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं, साहित्य का स्वर्ण युग, यानी हम इसकी भी चर्चा करने वाले हैं आगे की क्लासों में। अच्छा, भक्ति काल में होता क्या है, भक्ति काल में बेटा ये होता है, तो सबसे पहले ज्ञानाश्रयी शाखा। प्रिय साथियों, हम लोग निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से हमारे निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत दो हमारी शाखाएं आती हैं, जो ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। इसके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से ज्ञानाश्रयी के बारे में कबीर दास, रैदास, गुरु नानक, और प्रेमाश्रयी शाखा में यानी ये सूफी संत थे, मलिक मोहम्मद जैसी, है ना, कुतुबुल मंजन, बहुत सारे हैं। फिलहाल हम इम्पॉर्टेंट जो भी हमें लगे वो हम आपको बताएं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग यही चीजें हैं। हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, हमें वो चीज पढ़नी है जो सीधे क्वेश्चन परीक्षा में फंसे। इस बार हमने देखा है बहुत सारे हमारे साथी तमाम तरह की किताबें पढ़े हैं, मगर जब वहां एग्जाम देने गए तो वहां उसका कुछ नहीं मिला। क्यों? इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ना पढ़ के बहुत डीप पढ़ते चले गए, बहुत सारी किताबें पढ़ते चले गए। तो उन किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें चलना है सिलेबस वाइज, ताकि हम अपनी एक सीट सुनिश्चित करें। चलिए फिर सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, अष्टछाप के कवि, ये सारे कवि आपको पढ़ने के मिलेंगे और उनकी रचनाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो भी है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, यानी कि अब रीतिकाल आएगा। क्या आएगा प्रिय साथियों? अब आएगा हमारा रीतिकाल। जैसा कि आपके बोर्ड में दिख रहा है कि रीतिकाल यानी उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल यानी कि उत्तर मध्यकाल। तो इसमें आप पढ़ेंगे, हाँ, रीतिबद्ध कवि पढ़ेंगे, रीति सिद्ध कवि पढ़ेंगे और रीति मुक्त कवि पढ़ेंगे, ठीक है। इनके सभी जो रचनाकार हैं, इन सभी को पढ़ना है और बहुत ही डीप तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग आगे की को चलते हैं, यानी कि हमारा रीतिकाल हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे आगे की और, यानी कि आधुनिक काल पे। कहाँ पे चलेंगे? आधुनिक काल पे। आधुनिक काल पे प्रिय साथी, जैसे हमारा आधुनिक काल है युगों का विभाजन, ये पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? युगों का विभाजन, युग विभाजन, जिनमें से भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता, ठीक, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आएंगे हम लोग छायावाद के 4 स्तंभ।
छायावाद के 4 स्तंभ, छायावाद के 4 स्तंभ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा के बारे में। फिर नेक्स्ट आते हैं तार सप्तक, तार सप्तक पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज पढ़ने के, अच्छा ये भी ट्रिक के साथ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों ने ये जाना है कि साहित्य को भी हम बिल्कुल ट्रिक के अनुसार पढ़ने वाले हैं। तो प्रिय साथी, हमारा ये हो गया है आधुनिक काल। अब हम लोग आगे की चर्चा करने वाले हैं। आधुनिक काल के बाद हम लोग आने वाले हैं आपकी हिंदी गद्य साहित्य। ये तो हमारा हो गया था हिंदी का साहित्य। ठीक है, अब हम गद्य साहित्य पे आते हैं। तो गद्य साहित्य में हम क्या क्या पढ़ेंगे? गद्य साहित्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के उपन्यास, कहानी, नाटक और एकांकी। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हिंदी के उपन्यास, सारे उपन्यास हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद फिर पढ़ेंगे हिंदी की कहानियां, फिर उनकी विधाएं, हिंदी नाटक और एकांकी में अंतर। ठीक है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। एकांकी पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ साथ नाटक पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं, आगे पढ़ते हैं हिंदी निबंध और आलोचना। हिंदी निबंध और आलोचना पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हिंदी निबंध और आलोचना। और साथ ही साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ही आते हैं। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हर परीक्षाओं में आचार्य रामचंद्र के उपन्यास, नाटक, जो भी इनकी विधाएं हैं उसमें से आते हैं। ठीक है, गद्य की लघु विधाएं पढ़ेंगे हम लोग। लघु विधाएं का मतलब ये होता है जैसे कि जीवनी पढ़ेंगे, आत्मकथा पढ़ेंगे, संस्मरण पढ़ेंगे, रेखा चित्र पढ़ेंगे, यात्रा साहित्य पढ़ेंगे, रिपोर्टाज और डायरी विधा के प्रमुख लेखक हम पढ़ेंगे। तो प्रिय भैया बहन, प्रिय मेरे साथी, जो भी हमारे छोटे बड़े भाई बहन, आप लोग जुड़े कृष्णा कोचिंग से, और इस टीजीटी में जिनका चयन नहीं हो पाया वो नेक्स्ट टीजीटी पीजीटी में एक सीट अपनी सुनिश्चित करें। आगे चलते हैं, साथ ही साथ हम आगे की ओर चलते हैं, काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिय साथी, काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। अब ये काव्य शास्त्र क्या होता है? बहुत सारे भैया बहनों को यही नहीं पता है कि काव्य शास्त्र होता क्या है, मगर ये भी हम आपको बहुत ही डीप तरीके से बताएंगे काव्य शास्त्र के बारे में। अब जैसे कि इसमें रस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? रस पढ़ेंगे। रस के 4 अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अभी अभी टीजीटी एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। कितना ऊपर से ही पूछ लिया गया था कि उसके मतलब कि रस के 4 अंग कौन से होते हैं। ठीक है, और सभी रसों की परिभाषा और उदाहरण, यानी सभी रस, श्रृंगार से लेकर, ये तो आप लोगों ने 9 रस पढ़ा, मगर जो 10, 11, 12 ये जो आगे के रस हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। फिर साथ साथ पढ़ेंगे आप अलंकार। अलंकार में शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, ठीक, के साथ साथ आपको हम उभय अलंकार भी बताएंगे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा काव्य शास्त्र हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। काव्य शास्त्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे उसी में छंद। काव्य शास्त्र में क्या पढ़ेंगे? छंद पढ़ेंगे। छंद क्या होते हैं? क्या पढ़ेंगे? छंद। इसमें मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्तक छंद पढ़ेंगे। ठीक, तीनों छंद हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे ये हमारा हुआ मात्रिक छंद, इसमें दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया, बरवे, ये सारे पढ़ाए जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार हमारे प्रमुख जो वार्णिक छंद हैं वो भी हम पढ़ाएंगे। साथ साथ काव्य गुण और काव्य दोष, माधुर्य, ओज और प्रसाद, इनको बहुत ही आपको डीप से पढ़ाया जाएगा, बहुत ही डीप तरीके से। ठीक है, डीप का मतलब ये होता है बहुत ही अंदर से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्रमुख काव्य दोष, ये हमारे काव्य दोष जो भी ये पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि हमें पढ़ना उतना है जो केवल परीक्षा में पूछा जाए। हमें किसी भी चीज के लिए उतना ही पढ़ना है जो हमारी परीक्षा में पूछा जाए। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाषा विज्ञान और हिंदी व्याकरण से। भाषा विज्ञान से कुछ क्वेश्चन आते हैं और उसी के साथ साथ हिंदी व्याकरण से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारा भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान में हिंदी की 5 उपभाषाएं, हिंदी की 5 उपभाषाएं, ठीक है,
हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां, जिनमें से एक बोली हटाई गई है। अब तो 17 बोलियों, ठीक है, एक बोली हटाई गई है। जो हटाई गई बोली है उसके बारे में बड़ा विस्तार से आपको बताया जाएगा, क्यों हटाई गई, कैसे हटाई गई, कब हटाई गई, किस लिए हटाई गई। ठीक है, हटाई गई जो बोली हमारी है वो हमारी कौन सी है, नेपाली। कौन सी है, नेपाली। नेपाली को कैसे हटाया गया, क्यों हटाया गया, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, अब फिर हमारा देवनागरी लिपि का विकास, उसकी विशेषताएं, देवनागरी लिपि का पूरा विकास समझाया जाएगा, कहाँ से आई, कैसे आई, किस लिए बनी, ठीक है, कौन सा साथ इसके रहा, यानी कि सब कुछ आपको एक ही जगह मिलने वाला है। यानी हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर अब आपको टीजीटी कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड कराने जा रही है। चलिए, गुण और दोष के बारे में, सुधार के कितने प्रयास हुए, यानी कि सारा सब कुछ आपके उसमें एक ही वीडियो में दोनों चीजें आपको कंटेंट वाइज बताई जाएंगी। और डेली क्लासेज, और ये क्लासेज आपके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से कंटेंट वाइज मिलेंगी। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार हम आगे की ओर चलते हैं। अगला हमारा जो भी है यानी भाषा विज्ञान और हिंदी व्याकरण। अब व्याकरण में क्या क्या पूछा जाएगा, व्याकरण तो बहुत ही अति सुंदर कहो या फिर अब जितना भी कहो उतना कम है, क्योंकि हमें अगर व्याकरण ही नहीं आती है, किसी भी प्रकार की भाषा ही नहीं आती है, तो हम आपके सापेक्ष कैसे बोलेंगे, ना तो ठीक तरीके से बोल पाएंगे, ना हम ठीक तरीके से आपके भावों को समझ पाएंगे। इसलिए मुझे भाषा विज्ञान और व्याकरण बहुत ही जरूरी है। हम लोगों ने हिंदी क्यों चुना, हिंदुस्तान में रहने के बाद अगर आप हिंदी नहीं पकड़ पा रहे हैं, हिंदी अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेकार हैं। तो चलिए, व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है भाई, व्याकरण में आपको वर्णमाला का ज्ञान ये पढ़ना है, जिनमें से स्वर, व्यंजन, उच्चारण, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, अघोष, यानी कि पूरा आपको वर्णमाला पढ़ना है। फिर दूसरा आपको शब्द रूप पढ़ने हैं, दूसरा आपको शब्द रूप पढ़ने हैं, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, जिनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, शब्द भेद पढ़ना है। संधि और समास पढ़ना है, संधि और समास पढ़ना है, जिनमें स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन, विसर्ग, समास, ये सभी समास के भेद जो भी 6 हैं, ठीक है। कारक पढ़ेंगे, कारक 8 होते हैं, कारक और काल पढ़ेंगे, ठीक है, भूत, वर्तमान, भविष्य जो भी पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, शब्द भंडार। शब्द भंडार का मतलब ये होता है जिनमें से पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धिकरण। क्या पढ़ेंगे, वाक्य शुद्धिकरण। तो वाक्य सुधारना, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे, हम संस्कृत से भी कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यानी कि 6 से 7 क्वेश्चन आपके संस्कृत से भी पूछे जाते हैं, जिनमें से संस्कृत में कहाँ से पूछे जाते हैं, अनिवार्य संस्कृत, इसमें साहित्य एवं व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साहित्य एवं व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ साथ इनमें से जो संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार उनकी प्रसिद्ध रचनाएं पूछी जाती हैं। जैसे कालिदास के बारे में, उनकी अभिज्ञान शाकुंतलम रचना के बारे में 1-2 क्वेश्चन आते हैं। साथ साथ भारवी के बारे में पूछा जाएगा, जो जिन्होंने किरातोजिनियम लिखा है, और मांग के बारे में यानी शिशुपाल वधम जिन्होंने लिखा है, दंडी यानी कि 10 कुमार चरितम, फिर भवभूत के बारे में इनकी रचनाएं सारी, और श्री हर्ष नैषधि चरितम, यानी कि संस्कृत में आपको ये भी पूछी जाएंगी साहित्य। अब इसी तरह साहित्य में ये नहीं केवल यही रचना पूछी जाएगी, आपकी इनके साथ साथ भारवी की सभी रचनाएं, भारवी की सभी रचनाएं, ठीक है, सभी रचनाएं, ठीक है, इनकी भी सभी रचनाएं, यानी सभी रचनाएं हम आपको पढ़ाएंगे। और साथ साथ आपके साप्ताहिक यानी शनिवार, हर शनिवार या हर रविवार को आपको साप्ताहिक टेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक बेहतर तैयारी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आगे की जो भी हमारी स्लाइड है, जो भी हमारी अब आगे संस्कृत व्याकरण बची है, क्या बची है,
संस्कृत व्याकरण, यानी कि हम लोग संस्कृत व्याकरण से भी पढ़ने वाले हैं। संस्कृत व्याकरण में कुछ नहीं आता है, बस आपको अच, हल, अच यानी स्वर, हल यानी व्यंजन, ठीक है। अगर कहा जाए अल, अल यानी संपूर्ण वर्णमाला, अल यानी संपूर्ण वर्णमाला, संपूर्ण वर्णमाला के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिर शब्द रूप, संस्कृत में शब्द रूप, ठीक है, राम, हरे, गुरु, नदी, मति, अस्मत्, युष्मत्, यानी कि अकारांत, इकारांत, आकारांत सभी रूप आपको सिखाए जाएंगे। साथ साथ धातु रूप से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, भू, पट, गम, स्था, लब, लट, यानी कि सारे, यानी कि 5 लकारें होती हैं, इनको सभी को पढ़ाया जाएगा। साथ साथ आपको अनुवाद के बारे में, जिनमें कारक विभक्ति के नियम और हिंदी वाक्यों को संस्कृत में कैसे अनुवाद करते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। तो लगभग हमारा संपूर्ण कोर्स इतने में ही कवर हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपका अध्याचन यानी कि सरकारी रिजल्ट पे आपका जो भी नोटिफिकेशन आएगा, उसमें जो आधिकारिक सिलेबस होगा, जो चीज़ें हमारी छूट रही हैं उनको भी ऐड की जाएंगी, और ऐड करने के साथ साथ एक बेहतर से बेहतर आपको मार्गदर्शन के साथ साथ आपकी क्लास दी जाएगी, ताकि इस बार यूपी टीजीटी में भी कृष्णा कोचिंग का हाथ रहे और कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी बहुत अधिक से अधिक लोग सिलेक्ट हों। तो प्रिय साथियों, अब हम लोग पूरे सिलेबस को बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। अब 2-4 मिनट हम आपसे अपनी बात करना चाहते हैं, फिर इसके बाद क्लास को स्थगित किया जाए। तो सबसे पहले कृष्णा कोचिंग क्षेत्र में पहली बार डिजिटल बोर्ड लेकर आई है, यानी कि उन्नाव जिले के बीघापुर क्षेत्र में सभी को पता है कि धानीखेड़ा एक ग्रामीण क्षेत्र है, जिनमें से धानीखेड़ा क्षेत्र में कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट पिछले, अब ये नहीं हम लोग बता सकते, पिछले बहुत सारे परीक्षार्थी यहाँ से जाते हैं, एग्जाम देते हैं और सफल होते हैं। तो इस बार हम लोगों का सपना है कि यूपी टीजीटी में भी यहाँ से बच्चे सिलेक्ट हों, और साथ ही साथ आपकी एकेडमिक क्लासेस भी चलती हैं। तो प्रिय भैया बहन और प्रिय मेरे साथियों, सभी लोग हिंदी टीजीटी यानी कि हिंदी टीजीटी, पीजीटी, इसका मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि इसके लिए प्रतिदिन क्लासेस चलाई जाएंगी, यानी कि एवरीडे क्लासेज, और बिल्कुल वन लाइनर के साथ बिल्कुल लेक्चर वाली क्लास, यानी कि आपको बिल्कुल लेक्चर वाली क्लास का मतलब होता है बिल्कुल लेक्चर के माध्यम से क्लास, और टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यू कराए जाएंगे। जैसे ही आपका एक टॉपिक समाप्त होता है, कम से कम 100 क्वेश्चन उसी टॉपिक के आपके कराए जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाए कि आप यूपी टीजीटी पहली ही बार में क्या करें, सफल हो जाएं, ठीक है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी ये सूचना है कि आप लोग जल्द से जल्द संपर्क करें या फिर जुड़ें कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट से, कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट से, और आने वाली आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और सभी भर्तियां टीचर एग्जाम की हों,
टीचर एग्जाम की हों, उनमें आप सफल हों, उनमें आप सफल हों, सफल हों। तो प्रिय साथी, जुड़े कृष्णा कोचिंग पे, और आपका जो कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट नंबर, यानी कि स्पेशल क्लासेज जो चलने वाली हैं, स्पेशल क्लासेज टीजीटी और पीजीटी हिंदी के लिए, इस पे आप जुड़ें। किस नंबर पे आप जुड़ेंगे? 7897871683। आज ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज पे आप जुड़ सकते हैं और आपकी विधिवत क्लासेज ली जाएंगी। तो सभी प्रिय साथी कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ें। थैंक्स फॉर वाचिंग कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट।